हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन ऐप पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी जो डाउट क्लियर वाली सीरीज चल रही है उस पे अपना आज आगे बढ़ते हुए आपके फिर से कुछ यहाँ पे जनरल डाउट्स उठाए हैं और इनका जो है वन बाय वन सॉल्यूशन अपन यहाँ पे देखेंगे क्या कुछ हो सकता है। और ये जो है डाउट बहुत ही अच्छे डाउट्स उठाए यहाँ पे, बहुत ही जेन्युइन डाउट है। और आपको जो है यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से सेटिस्फिकेशन वाला आपको जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जो है मिलते रहे। और जो है आप सभी लोग जो है आपके मन में जो भी कमेंट हो रेलवे से रिलेटेड, आपके ग्रुप डी, आपके एनटीपीसी या कोई भी रेलवे की जॉब हो से रिलेटेड, आपको किसी प्रकार की अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। हम जो उसके ऊपर आपको जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ पे देख लेते हैं आपका पहला जो कमेंट है कि क्या रेलवे में सभी पोस्ट के लिए बॉन्ड का प्रावधान है क्या। अब कुछ लोग जैसे कि यहाँ पे सीनियर सीसीटीसी बनेंगे लेवल 5 में, जे बनेंगे, आपके जूनियर कम टाइपिस्ट बनेंगे, तो सभी आपकी जो है एनटीपीसी है। और कल को ग्रुप डी के भी जो है आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह होगी। ग्रुप डी का भी सारा कुछ कंप्लीट हो रखा है, फिर रिजल्ट आना बाकी है। तो सभी के मन में एक संशय है कि सर क्या रेलवे में जो है बॉन्ड क्या स्टेशन मास्टर में है या सभी पोस्टों पे है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि रेलवे में जो है जिस भी पोस्ट की जो है ट्रेनिंग होती है, किसी भी जेडआरटीआई में, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ पे आपको जो है बॉन्ड का प्रावधान उस पोस्ट के लिए रहेगा ही रहेगा। और रेलवे की ऐसी कोई जॉब नहीं है जिसकी जो है ट्रेनिंग नहीं होती है। तो आई थिंक ये जो है बॉन्ड आपके जो है हर पोस्ट के लिए यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि रेलवे की ऐसी कोई पोस्ट है ही नहीं जिस पे जो है ट्रेनिंग नहीं होती है। और जिस पे ट्रेनिंग होती है उस पे बॉन्ड देना होता है, क्योंकि आप सभी को पता है बॉन्ड की जो बॉन्ड में जो राशि भरी जाती है वो ट्रेनिंग का आपका खर्चा ही दिया जाता है। और जिसमें ट्रेनिंग हो रही है तो ट्रेनिंग वहाँ पे ट्रेनिंग अगर किसी भी पोस्ट के लिए हो रही है तो उसका ट्रेनिंग का जो खर्चा भी आएगा और वहाँ ट्रेनिंग में आपको जो सैलरी भी मिलेगी। तो ये सारा कुछ जो है आपको बॉन्ड के रूप में, अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड के रूप में भरना होगा। तो बॉन्ड का जो प्रावधान है आपके सभी पोस्टों के लिए रहेगा, चाहे आप लेवल 2 की हो, आप लेवल 3 की हो, लेवल 4 5 की हो और आपकी लेवल 6 की हो। तो यह सभी में जो है बॉन्ड का प्रावधान रहने वाला है। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट डाउट देखते हैं आपका क्या है कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में कैसे है। तो ये भी काफ़ी लोगों के आपके दिमाग में होगा कि जो है हमें ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में ड्यूटी नहीं करनी है, जैसे कि स्टेशन मास्टर की ड्यूटी नहीं करनी है, हमें जो है सीआई वगैरह की अगर जॉब करनी हो तो अपन कैसे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो है ये आपका जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, इसमें जैसे कि अगर ग्रुप डी में कोई है, जैसे पॉइंट्समैन वगैरह हैं आपके, वो ऑपरेटिंग में आता है। तो वो आपके जो है जीडीसी और एलडीसी के उनके आपके जो एग्ज़ाम लगते हैं डिपार्टमेंटल, वो देख के जो है वो टीसीटीटी या सीनियर सीसीटीसी वगैरह यहाँ पे बन जाते हैं, क्लर्क वगैरह कुछ ही बन जाते हैं मान लो। तो यहाँ पे वो लोग जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से कॉमर्शियल के अंदर आराम से आ जाते हैं, इसके थ्रू, जेडीसी और एलडीसी के थ्रू। जबकि आपके जो है स्टेशन मास्टर और आपके जो है एनटीपीसी वालों के लिए है थोड़ा ये मुश्किल है। मुश्किल क्या है, ये जो है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में नहीं आ सकते हैं। अब जैसे क्यों नहीं आ सकते, तो सबसे पहले तो ये जो है आप अगर ऑपरेटिंग में भर्ती हुए हो तो आप जो है ऑपरेटिंग की ही सारी जो है पोस्ट वगैरह के एग्ज़ाम दे सकते हो। आप कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में यहाँ पे नहीं जा सकते। और क्योंकि एक दूसरा कारण ये भी है कि आप जो है अगर स्टेशन मास्टर बन के आते हो 4200 जीपी के अंदर, और आप इसमें ये प्रावधान है रेलवे में, आप कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो तो आप जो सेम ग्रेड की अगर वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए जो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो कि सीएमआई जो है, सीएमआई भी आपका जो है 4200 का है, तो यहाँ स्टेशन मास्टर भी 4200 का है, तो दोनों के ग्रेड सेम है, तो इसके लिए आप ऐसे भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सीधी सी बात है कि जो ग्रुप सी के अंदर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में है वो आपके जो है इसमें कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में ऐसे नहीं जा सकते। हाँ, अगर डिकेटराइज हो जाते हो आपके, अगर ज्वाइनिंग के बाद में अगर मान लो कोई दिक्कत हो जाती है आपको, तो उस केस में आपको जो है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट मिल जाएगा। जैसे कि ऐसे कई स्टेशन मास्टर है जिनकी जो बाईपास सर्जरी वगैरह हुई है या कोई गंभीर बीमारी है, जो स्टेशन मास्टर की नौकरी नहीं कर सकते, तो उनको जो है यहाँ पे डिकेटराइज करके किसी को जो है सीटीआई वगैरह बना दिया जाता है। और ऐसे बने हुए भी है काफ़ी लोग। और किसी को सीएमआई भी बना दिया जाता है या किसी को ऑफिशियल वर्क यहाँ पे दे दी जाती है, जैसे कि क्लर्क बना दिया या और कुछ बना दिया। तो यहाँ पे आपको जो है उस केस में आपको जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से आपको कॉमर्शियल डिपार्टमेंट मिल जाता है, यदि आप जो है डिकेटराइज हो जाते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो। हमारे साथ का भी एक स्टेशन मास्टर, साथी स्टेशन मास्टर था, उसके बाईपास सर्जरी हुई थी, हमारे साथ ही उसकी ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद में उसके जो है बाईपास सर्जरी हुई थी, तो उसको जो है यहाँ पे डीआरएम ऑफिस बीकानेर में जो है कलर की पोस्ट वहाँ पे
दे दी गई थी ओएस की, ऑफिस सुपरटेंडेंट की, वहाँ पे उसको पोस्ट दे दी गई थी और अभी वो वहीं जॉब कर रहा है। स्टेशन मास्टर की जॉब उसको मतलब उससे स्टेशन मास्टर की जॉब से उसको जो है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। तो इस प्रकार जो है आपके यहाँ पे जो आपकी पोस्ट इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह देके जो है जाना चाहो तो नहीं जा सकते। अब जैसे कि कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर हम जो है स्टेशन मास्टर से एसीएम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्या, असिस्टेंट को कॉमर्शियल मैनेजर के लिए। तो आप जो है यहाँ पे स्टेशन मास्टर हो, ऑपरेटिंग में हो, तो एसीएम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप जो है आप अप्लाई कर सकते हो एओम के लिए और एरिया मैनेजर की एक पोस्ट होती है उसके लिए। आप इन दोनों पोस्टों के लिए जो एलिजिबल हो, आप एसीएम के लिए नहीं एलिजिबल हो। एसीएम का जो एग्ज़ाम देते हैं वो कॉमर्शियल वाले ही देते हैं, जैसे सीनियर सीसीटीसी हो गया, सीटीआई हो गया, सीएमआई हो गया, सीआई वगैरह, ये सारे लोग जो है एसीएम के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं डिपार्टमेंटल। आप एसीएम के लिए एग्ज़ाम नहीं दे सकते ऑपरेटिंग वाले। ऑपरेटिंग वाले सिर्फ जो है एओम और आपके जो है एरिया मैनेजर जो कि बी ग्रुप की पोस्ट है इनके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे जो है क्लियर हो गया होगा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से आप कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में किस प्रकार जा सकते हो और किस प्रकार नहीं जा सकते हो। तो इसके बाद में अगर बात करें अपन सीनियरिटी लॉस से जो है सैलरी लॉस होती है क्या, तो ये भी एक कॉमन सा डाउट है कि जैसे कि मान लो हम 5 साल की सर्विस करते हैं चेन्नई बोर्ड में, चेन्नई जोन के अंदर, और फिर हम जो है अजमेर में आते हैं, तो हमारी जो है सैलरी में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो है सैलरी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी इफेक्ट आपका यहाँ नहीं पड़ने वाला है। सैलरी आपको वहाँ जो जितनी मिलती है, जितना बेसिक आपका वहाँ रहेगा उतनी की उतनी ही सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। हाँ, जब स्टेशन मास्टर में जब 2800 जीपी की पोस्ट हुआ करती थी और तब जो ट्रांसफ़र होकर आया करते थे, तो उसमें थोड़ा उस टाइम आपके लॉस हुआ करता था, क्योंकि आप जो है जैसे कि मान लो आपको जो है 2800 में आप भर्ती हुए हो और चेन्नई बोर्ड के अंदर, और वहाँ पे आपको जो है 2 या 3 साल में जो 4200 मिल जाया करता था। अब 4200 मिलने के बाद आप फिर से 2800 में आते थे, तो उसमें थोड़ा आपको नुकसान होता था। लेकिन अब जो है आपको कोई नुकसान नहीं होगा, सैलरी में बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, तो डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। आप चाहे 10 साल बाद में आओ, आपकी सैलरी में बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी आपको जो है आपके पुराने डिवीज़न या पुराने बोर्ड में जो मिल रही थी, उतनी आपको ट्रांसफ़र के बाद में भी सैलरी मिलती रहेगी। तो यहाँ पे सैलरी आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। तो ये यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम बात करें अपन ट्रेनिंग के बाद अगर दूसरी जॉब मिल जाती है तो रेलवे रिलीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं करता। तो देखो यहाँ पे जैसे ये भी सेम कई बच्चों की जो है प्रॉब्लम होगी, जैसे वो पढ़ रहे होंगे और वो चाहते हैं कि और अच्छी जॉब उनको मिले, तो इनके मन में एक डाउट बना हुआ कि मैं अगर रेलवे ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे रेलवे कल को ज्वाइन मतलब रिलीव करेगी या नहीं करेगी दूसरी जॉब में अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक आपको जो है एक सबसे पहले एक काम करना है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ जो या तो तैयारी कर रहे हैं या किसी भी जॉब में फॉर्म डाला हुआ है या ज्वाइनिंग के बाद में डालने वाले हैं फॉर्म, या आपकी जो कोई डिग्री वगैरह चल रही है या आपकी पढ़ाई अभी चल रही है, आपको कोई एग्ज़ाम देने के लिए लीव वगैरह चाहिए, तो अगर कोई भी चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपके अभी कंटिन्यू में है, तो आप जो है आपके जो भी आपका रेलवे बोर्ड या डिवीज़न पड़े वहाँ पे आप इन्फॉर्म ज़रूर कर दें रिटर्न के अंदर कि सर हम जो है इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और हमारे को एग्ज़ाम देने के लिए जो है एग्ज़ाम के लिए परमिशन चाहिए या ज्वाइनिंग के लिए परमिशन चाहिए। एक तरह से ये जो होती है डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो जब जॉब लग जाओगे तो डिपार्टमेंट तब कोई प्रॉब्लम आपके जो है क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जो है डिपार्टमेंट को पहले ही सूचना दे दी। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो भी अगर आगे की पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप कोई भी फॉर्म फिल करो या आपने कोई भी फॉर्म फिल किया हुआ है या आप कोई भी जो है किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, आप चाहे फाइनल ईयर में हो, चाहे आपको जो है ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, ये सारे कुछ आपको जो भी प्रॉब्लम है आप लिख के पहले ही जो है डिवीज़न पे आपके डीपीओ वगैरह जो भी रहे उनसे रिसीव ले लो, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपको एग्ज़ाम देने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको जो है दूसरी जॉब में अगर आपका ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे जो है आपको रेलवे एनओसी देने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो आप जो है सबसे पहले यही काम करना, सभी लोगों को मैं यही कहूँगा। आप जो है डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म जरूर कर देना जो भी बात हो, और रिटर्न में करना है। वर्बली की कोई वैल्यू नहीं है, वर्बली में कोई भी बदल जाएगा। आपको यहाँ रिटर्न में जो है 2 कॉपी में बनाना है, एक पे रिसीव लेके अपने पास रख लेनी है, एक को आपके डिवीज़न में जमा करा देनी है। तो इससे जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एसएम का पीरियोडिकल ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो देखो स्टेशन मास्टर का जो है पीरियोडिकल ट्रांसफ़र वैसे होता है 4 साल में।
लेकिन कई स्टेशनों पे जो है पीरियोडिकल ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है पीरियोडिकल ट्रांसफ़र उन्हीं स्टेशनों पे होता है, ऐसा कहना है रेलवे का, जहाँ पे स्टेशन मास्टर का जो है कॉमर्शियल के अंदर हस्तक्षेप हो। जैसे कि अगर स्टेशन मास्टर टिकट वगैरह काटता है, मतलब कॉमर्शियल में किसी प्रकार से वो इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे जो है पीरियोडिकल ट्रांसफ़र होता है, 4 साल के अंदर उसका जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। जबकि ऐसे स्टेशन जहाँ पे आपको जो है कॉमर्शियल में आप बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे मैं अपनी बात करूँ गंगानगर स्टेशन पे, तो यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जो कि 10-10 साल से जो है यहाँ पे एक ही स्टेशन पे नौकरी कर रहे हैं, तो उनको इसलिए नहीं ट्रांसफ़र हुआ क्योंकि उनको जो है कॉमर्शियल से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना डिपार्टमेंट अलग है ऑपरेटिंग का, और ऑपरेटिंग का वो सारा काम करते हैं, टिकट विकट से अपने को यहाँ कुछ लेना देना नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे पीरियोडिकल ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो जहाँ पे पीरियोडिकल ट्रांसफ़र होता है वो आपके कॉमर्शियल से रिलेटेड, अगर आप हो कॉमर्शियल से रिलेटेड काम करते हो तो आपका वहाँ पे पीरियोडिकल ट्रांसफ़र होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पीरियोडिकल ट्रांसफ़र जो है लगभग कोई नहीं लेता है, और यहाँ पे सभी लोग जो है पहले ही प्रायोरिटी लगा देते हैं। जैसे उनकी सर्विस 3 साल के करीब होती है तो वो लोग प्रायोरिटी लगा देते हैं, और जो प्रायोरिटी अपने घर के आसपास या जो सूटेबल होते हैं वहाँ पास वाले स्टेशन की प्रायोरिटी लगा देते हैं, तो वहीं पे जो है आपकी पोस्टिंग हो जाती है जो ट्रांसफ़र होके। अगर आप जैसे प्रायोरिटी नहीं लगाओगे तो आपको जो है 4 साल का जो पीरियोडिकल ट्रांसफ़र होगा उसमें रेलवे किसी भी स्टेशन पे आपके डिवीज़न के अंदर वो रेलवे अपने हिसाब से ट्रांसफ़र कर देगी, और उसमें जो है थोड़ा रेलवे को नुकसान होता है, क्योंकि रेलवे को जो आपको ट्रांसफ़र अलाउंस वगैरह भी देना होता है, जो कि आपके सैलरी के बेसिक प्लस डीए का जो है 80% होता है, और 10 दिन का जो है ज्वाइनिंग टाइम की छुट्टी भी देनी होती है। तो उस केस में रेलवे को थोड़ा नुकसान होता है, तो रेलवे कोशिश करती है आप जो प्रायोरिटी लगाते हो उसी स्टेशन पर जो है आपका ट्रांसफ़र कर देती है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमें जो है एक हमारा होम जो डिवीज़न है उसमें हमारा होम स्टेशन जो है, तो क्या हमें हमारा जो पीरियोडिकल ट्रांसफ़र होगा तो उसमें आपको हमारे को बहुत दूर भेज देंगे क्या? तो देखो ऐसा नहीं है, आपका होम स्टेशन जैसे 2-3 स्टेशन पड़ते होंगे, तो आप जो स्टेशन इस स्टेशन पे हो, जैसे कि आपके जो है 3 स्टेशन है ए बी और सी, ये आपके घर के आसपास है तीनों, तो मान लो इस पर आप ज्वाइनिंग ड्यूटी कर रहे हो और यहाँ पे आपको 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप इस स्टेशन की प्रायोरिटी लगा दो, या फिर जो है आप इस स्टेशन की प्रायोरिटी लगा दो। तो यहाँ पे जो है आपको या तो इस पे भेज देंगे या आप इसको इस पे भेज देंगे, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको यहाँ 4 साल होने लगे तो आप वापस इस पे आ जाओ। तो इस प्रकार 2-3 स्टेशनों पे जो है आपकी सारी सर्विस यहाँ पे निकल जाएगी। तो इस प्रकार ये हो गई आपकी जो है पीरियोडिकल ट्रांसफ़र की बात कैसे होता है। इसके बाद में बात करते हैं ट्रेन मैनेजर की ट्रेनिंग जो है कितने दिन की होती है। तो दोस्तों ट्रेन मैनेजर की जो ट्रेनिंग होती है वो स्टेशन मास्टर की जहाँ होती है JITI में, वहीं यहाँ पे आपकी इसकी ट्रेन मैनेजर की भी होगी, और ये जो ट्रेनिंग है 28 दिन की वर्किंग डेज की होती है, यानी कि आपकी इसकी गार्ड की जो यानी 28 डेज की जो है ट्रेनिंग होगी, और आपके 1-2 अगर संडे वगैरह मिला के NH वगैरह कोई पड़ जाता है बीच में, तो अपन इसकी ट्रेनिंग को जो है 1 महीना या आपके जो है 32-33 दिन आप मैक्सिमम आप जो है 35 डेज मान सकते हो। बाकी वर्किंग डेज जो होती है 28 डेज की होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है गुड्स गार्ड की। इसके बाद बात करते हैं स्टेशन मास्टर का मेडिकल हर 3 वर्ष में होता है। अगर फेल हो जाता है तो मेडिकल में, अगर मान लो जैसे कि आपका अभी मेडिकल हो गया और अब आपका जो है मेडिकल होगा 3 साल बाद में, तो जब आपकी 3 साल की सर्विस हो जाएगी उसके बाद में आपका जो है मेडिकल होगा, तो उस टाइम अगर आपका मेडिकल जैसे कि आप अभी तो आपके A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, उस टाइम आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं आया तो क्या होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 3 साल में पता नहीं क्या क्या होगा। अगर आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या जो पहला पहला जो मेडिकल होता है आपके, जैसे कि आपने अभी इनिशियल करवा लिया, इसके 3 साल बाद जो होगा उसमें थोड़ा सा सही तरीके से मेडिकल होगा। बाकी उसके बाद में जो है कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी जो है अगर आपकी आंखें वगैरह थोड़ी कमज़ोर वगैरह हो जाती है तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपके जो है चश्मा वगैरह सारे कुछ धीरे धीरे अलाउ हो जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि 6/9 की अभी आंखें हैं तो आज के 20 साल बाद भी 6/9 ही रहेगी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका इनिशियल मेडिकल ठीक हो गया, अब आपको जो है मेडिकल में कोई बाहर नहीं कर सकता। अब 3 साल बाद में चाहे कुछ भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर लेजर टेस्ट वगैरह होते नहीं है वैसे जनरली, बाकी ऐसी किसी की मेजर मिस्टेक निकलती है तो वो जो है उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप मेडिकल में अगर अनफिट पाए जाते हो तो आपको जो है डिकेटराइज करके दूसरी जॉब दे दी जाएगी, कॉमर्शियल की या कोई भी। तो वो इतना आसान होता नहीं है, और यहाँ पे आपको 3 साल बाद में ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और जो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार इनिशियल आप फिट हो गए तो आप जो है फिट ही हो, कंप्लीट आपकी जो सर्विस होगी जब तक। अगर आपके अगर बॉडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है तो, और दिक्कत होती है तो आपको डिकेटराइज करके दूसरी पोस्ट दे दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो है जॉब से ही निकाल दिया जाएगा।
तो इस बात की तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इसके बाद बात करते हैं अपन टेरिटोरियल आर्मी कैसे ज्वाइन करें। तो ये भी बहुत शानदार है, एक ऑप्शन आपके पास में आपके रेलवे एम्प्लॉय जो भी होते हैं आपसे जो है ज्वाइनिंग के टाइम ये भरवाया भी जाएगा कि मेरे को जो है टेरिटोरियल अगर आर्मी में ज्वाइन करना पड़े तो मैं करूँगा, यहाँ सभी से आपसे भरवाया जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, एक फॉर्म निकलता है उसको उसमें जो है आप अप्लाई कर देते हो और आर्मी की जो फिजिकल वगैरह जैसे लेते हैं तो वैसे फिजिकल वगैरह में आप जो है फिट पाए जाते हो तरीके से, तो आपको जो है यहाँ पे आर्मी में ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पे जो देखो दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी में जो है आपको 1 महीना मतलब 1 साल में जो है आपको 1 महीना के लिए आपको जो है ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा और ये ट्रेनिंग आपको एकदम प्रॉपर आर्मी की तरह ही होगी। सारा काम जो है आपको आर्मी की तरह यहाँ पे करना होगा। तो ये कैंप वगैरह में आपको भेजते हैं और वहाँ पे जो है आपको रेलवे तो अपनी सैलरी देती ही देती है, साथ में 1 महीने की सैलरी जब टेरिटोरियल आर्मी में आप वहाँ जाओगे ट्रेनिंग के लिए तो वहाँ जो है आपको 1 महीने की सैलरी यहाँ पे एक्स्ट्रा भी दी जाएगी। और अपने यहाँ पे मेरे जो जानकार है 1-2 ड्राइवर यहाँ पे भटिंडा के हैं, तो उन्होंने जो है टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर रखी है और वो जो है वहाँ पे हर वर्ष जो है 1 महीने के लिए जाते भी हैं। तो वहाँ पे एक तो आपकी जो है फिटनेस अच्छी बनी रहेगी और आपको जो है एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो टेरिटोरियल आर्मी बहुत ही शानदार है, यहाँ पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हो और इसमें जो है आपको 1 महीने की सैलरी भी एक्स्ट्रा मिलेगी और आपको जो है इसमें जो कैंटीन की फैसिलिटी होती है जो आर्मी वालों को मिलती है वो भी आपको यहाँ पे पूरी कंप्लीट मिलेगी। तो इस प्रकार टेरिटोरियल आर्मी से जो है काफ़ी फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। और साथ ही दोस्तों इसमें जो है जैसे कि आप कांस्टेबल में यहाँ पे भर्ती होंगे टेरिटोरियल आर्मी में तो यहाँ पे भी प्रमोशन वगैरह होते हैं, जैसे 2-3 साल 5 साल बाद में आपको यहाँ हेड कांस्टेबल वगैरह बना देंगे। तो ऐसे यहाँ पर आपको प्रमोशन भी चलते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है ओवरऑल टेरिटोरियल आर्मी बहुत बढ़िया है, इसको जो है आप सभी लोग जो ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्म अप्लाई करना होता है। इसके बाद में बात करते हैं ट्रेनिंग में लीव मिल सकती है क्या। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं सर हमारा एग्ज़ाम है, कुछ लोग बोल रहे हैं हमारी शादी है, ये है। तो देखो ट्रेनिंग में आपको जो है 1 महीने के अंदर आपको 2 से 3 यहाँ पे आपकी LAP लीव मिलती है, वो आप खुद ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक आध रेस्ट मतलब जो भी रेस्ट मिलते हैं उसके साथ में LAP ले सकते हो। तो आप आराम से छुट्टी यहाँ पे मिल जाएगी 3-4 दिन की, तो आराम से मिल सकती है। और अगर आपको इमरजेंसी काम है जैसे अनअवॉइडेबल कोई काम है जो मस्ट ही आपको करना ही है तो वहाँ पे आप जो है वहाँ पे अपनी जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पे आप प्रिंसिपल से इसकी परमिशन लेके भी आप लीव ले सकते हो, थोड़ा बढ़ा भी सकते हो 1-2 दिन की। इसमें बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, आपको जो है यहाँ पे लीव मिल जाएगी। वैसे जनरली इसमें ट्रेनिंग में लीव मिलना थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर तो कोई काम ज़रूरी है तो यहाँ पे ट्रेनिंग में छुट्टी मिल जाती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए भी छुट्टी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं क्या कॉमर्शियल का 4200 GP की पोस्ट वाला CMI बन सकता है क्या। तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बार कमेंट जो आया ये वाला है कि सर सीनियर CCTC में मान लो 2800 में भर्ती होता है और बाद में STC बन जाता है, यानी हेड TC बन जाता है या TTE बन जाता है 4200 के अंदर, आपके 2 से 3 साल में जितना भी टाइम लगे, 2 या 3 साल मैक्सिमम लगता है। तो उसके अंदर अगर वो 4200 उसको मिल जाता है 2800 से, तो फिर वो जो है और CMI भी आपके 4200 का ही है, तो क्या वो STC जो है वो CMI बन सकता है क्या। तो देखो यहाँ पे आप सभी को जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपकी जो है अगर आप CCTC में हो जो कि आपका जो है जो भी ग्रेड का है 2000 ग्रेड का है, तो CCTC में हो तो आपको जो सीनियर CCTC बनने में जो है 2 से 3 साल आपको यहाँ पे लगेंगे और हो सकता है 4 साल भी लग जाए। बाकी 4 साल से ज़्यादा आपको यहाँ नहीं लगेंगे, 3 से 4 साल में सबका यहाँ पे सीनियर CCTC बन जाते हैं। इसके बाद में सीनियर CCTC से जो है आप STC बनोगे या आप जो है TTE बनोगे जो कि 4200 की पोस्ट है। तो अब जो है आपका कॉमर्शियल इंस्पेक्टर भी जो है 4200 GP का है, तो 4200 GP का जो है एग्ज़ाम ये नहीं दे सकता STC, क्योंकि सेम ग्रेड का जो है एग्ज़ाम नहीं दे सकता सेम ग्रेड में जाने के लिए। तो आपका CI कॉमर्शियल इंस्पेक्टर भी 4200 GP का है और आपका जो है STC और TTE भी 4200 का है। तो HTC और TTE ये दोनों जो है CMI नहीं बन सकते। अगर आप CCTC में हो 2000 ग्रेड में हो और आप एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके CMI बन सकते हो। अगर सीनियर CCTC हो 2800 GP के अंदर तो आप एग्ज़ाम देके आप जो है CI बन सकते हो कॉमर्शियल इंस्पेक्टर। इन दोनों पोस्टों के अलावा अगर आप आगे बढ़ जाते हो 4200 की पोस्ट के ऊपर, यानी 4200 की पोस्ट के ऊपर बढ़ जाते हो तो आप जो है CI का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप कॉमर्शियल इंस्पेक्टर कभी नहीं बन सकते। तो आपके पास में मौका है, अगर आप CCTC में हो तो आपके पास में लगभग 6 से 7 साल का टाइम रहेगा, आप जो CI का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप सीनियर CCTC में हो तो आपके पास में 3 से 4 साल का टाइम रहेगा, आप CI का एग्ज़ाम दे सकते हो। और CI की जो है वैकेंसी ऐसे तो है नहीं हर साल आती है, कभी कभार आती है।
2-3 साल में आ जाए या नहीं आए तो नहीं भी आए। तो यहाँ पे जो है आप इसमें सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी के लिए चांस है सीआई बनने के। और अगर आपका प्रमोशन 4200 में हो जाता है सीटीआई वगैरह में, तो यहाँ पे आप सीआई नहीं बन सकते। या आप जो है सभी लोग दिमाग में क्लियर कर ले। तो सीआई बनने के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास में नहीं है इस पर। हाँ, उसके बाद आप जो है एससीएम वगैरह का एग्ज़ाम दे सकते हो, असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर का, लेकिन कॉमर्शियल इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। अब एक कमेंट आ रखा था कि सर जो है एचटीसी भी 4200 का है और कॉमर्शियल इंस्पेक्टर भी 4200 का है, तो दोनों में से जो है पावरफुल कौन रहेगा? तो देखो, पावरफुल जो है यहाँ पे सीआई रहेगा, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, क्योंकि कॉमर्शियल इंस्पेक्टर जो है इसको चेकिंग की अथॉरिटी होती है, ये इंस्पेक्शन कर सकता है और इसके अंडर में जो भी स्टेशन आते हैं उनकी जो है जाँच वगैरह ये सारा कुछ कर सकता है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था सीआई का जो सारा काम होता है, तो ये कॉमर्शियल का जो है ओवरऑल इंचार्ज होता है, जो सारे डिपार्टमेंट होते हैं। चाहे इससे आपके जो है 4200 जीपी का सीआई है और यहाँ पे सीटीआई है जो कि 4600 का है, तो ये 4600 वाला भी जो है सीआई के अंडर में काम करेगा। सीआई उसकी भी जो है जांच कर सकता है। तो यहाँ पे जो सीआई ज़्यादा थोड़ा पावरफुल रहेगा कॉमर्शियल इंस्पेक्टर। तो आई होप ये जो आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर किसी का डाउट है किसी भी टाइप का, तो वो जो कमेंट कर सकता है। इसके बाद में अगर बात करें अपन आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट में, अगर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? अब जैसे कि मान लो आपके चेन्नई जो डिवीज़न है, चेन्नई बोर्ड है, वहाँ पे चेन्नई डिवीज़न के जो है 9 से 16 नवंबर तक यहाँ पे आपके डीवी की जो है आपके ज्वाइनिंग की डीवी के लिए डेट आई थी 9 से 15 की। तो अब कई लोग ये कि सर हम 9 से 15 में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश हम यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या रेलवे हमें बाहर कर देगा क्या? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे रेलवे आपको जो है बाहर बिल्कुल नहीं करेगा, इतना आसान नहीं है बाहर करना। तो आप जो है आपको दोबारा मौका मिलेगा यहाँ पे। एक बार आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग भेज दी गई, इसके बाद आपको दोबारा भेजी जाएगी। अगर दोबारा भी आप नहीं आते हो तो आपको तीसरी बार जो है आपको कॉल लेटर जारी किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। अगर तीसरी बार में नहीं आते हो तो रेलवे आगे कुछ कदम उठाएगी, बाकी 3 बार तक जो है आपको मौका देगी ज्वाइनिंग का। तो आप यहाँ पे जो है बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइनिंग डेट अभी इसमें आप नहीं पहुँच पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे जब आपको बुलाए तो आप दोबारा जो है वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जैसे अब कई लोग जो है डर रहे हैं, सर हमारे ये सर्टिफिकेट नहीं है, वो सर्टिफिकेट नहीं है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, कई तरह की टीसी वगैरह है, कई सारे इश्यू है, तो हमें क्या रेलवे हमारे बाहर कर देगी क्या? तो देखो, यहाँ पे आप इस स्टेज पे पहुँचने के बाद में बाहर करना इतना जो है बहुत डिफिकल्ट है, इतनी आसानी से आपको बाहर नहीं कर सकते। यहाँ पे हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो उसका एफिडेविट वगैरह लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, उसका हर चीज़ का सोल्यूशन है। यहाँ पे इस स्टेप पे आने के बाद में आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जितना मुश्किल से जो है जॉब लगना होता है, उससे कहीं ज़्यादा जॉब जो है आपको जॉब से निकालना होता है। तो आपको जो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पा रहे हो, तो आप बिल्कुल वहाँ जाइए और आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो बताइए। वहाँ पे आपको बिल्कुल सॉल्यूशन बताएंगे कि आप जो है अब ये करें। आपको ऐसा नहीं करेंगे कि वो जो है बाहर कर देंगे, आपको बिल्कुल ज़रूर वहाँ पे सॉल्यूशन बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ कई लोगों की जो है चेकबुक नहीं है, तो चेकबुक अपने को थोड़ी पता था वहाँ पे चेकबुक अगर मांगेंगे। अब चेकबुक नहीं है तो आपने अप्लाई किया है, और अप्लाई किया तो आने में टाइम भी लगेगा, तो वहाँ पे जो है डीवी में आप नहीं लेके जा रहे हो चेकबुक, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ मांगे तो आप अपनी प्रॉब्लम बता देना, हमने अप्लाई कर रखा है, और अगर ज़्यादा जरूरी हो तो वहाँ पर आप जो है एफिडेविट भी लगा सकते हो। तो इसमें आपको बिल्कुल भी डरने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, सारा कुछ काम जो है आपका स्मूथली हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप जो है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। और दोस्तों ऐसे ही जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।